दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ 3 पार्ट सीरीज। और थोड़ा इस तरफ आते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और है जैसे डायसन स्फीयर का। अभी देख लो, एक बहुत अच्छा थॉट मुझे जो रोगन के पॉडकास्ट पे देखने को मिला। आई नो मेरे को नाम याद नहीं है, बट वो पॉलिटिकल साइंस का बंदा है। ही टॉक्स अबाउट डिप्लोमेसी और ही टॉक्स अबाउट एक फंडामेंटल थिंग उसने बोली कि अगर हम कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री देखें ना, कि किन देशों पे कॉलोनाइजेशन हुआ है, जैसे इंडिया, चाइना, और तुम ट्रैक करो कि किसके पास एनर्जी रिसोर्सेस थे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेस थे ना, और जिसके पास टेक्नोलॉजी थी उनको यूज करने की, वही कॉलोनाइजर बने, और जिसके पास नहीं थी वो कॉलोनाइज हुए। जैसे आप ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश ने इंजन्स बनाने स्टार्ट किए, कोल से पावर होते थे पहले स्टीम मतलब कोल से ही रिलेटेड स्टीम। फिर ऑयल एंड गैस की जब डिस्कवरी होने लग गई, वही लोग पूरा यूरोप वाज started doing colonization around 1500 something like that, whether it's Russia land based and with UK, Germany, and everybody was doing colonization. So there is a relation somewhere intrinsically। आज भी देखो सारी लड़ाइयां एनर्जी के अराउंड ही होती हैं, ऑयल गैस के ऊपर लड़ाइयां हो रही होती हैं। मेन इंट्रिंसिक एनर्जी है, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी को फंड करती है ना कहीं ना कहीं। तो इसी रिलेटेड में एक कॉन्सेप्ट है डायसन स्फीयर का, कि आपको डायसन स्फीयर के बारे में पता होगा डेफिनेटली। वो इट्स लाइक एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी आउट ऑफ स्टार्स, राइट। ताकि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं एनर्जी रिक्वायरमेंट तो होगी, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिक्वायर, हम बायो लेवल जितना हमारा, अगर देख लो हमारे, हम अभी जनरली आई वुड से डिफरेंट वे में टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, मगर अगर हम बायोलॉजिकल वे में टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, सो एनर्जी एफिशिएंट। अगर आप देखोगे कि हमारा ब्रेन कितनी 2000 कैलोरी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, और 25% उसकी ब्रेन को चाहिए होती है, और हम कितना हार्ड कंप्यूटेशन कर पाते हैं, है ना। वही कंप्यूटर करेगा तो इट विल यूज सुपर कंप्यूटर्स इन द सिमिलर वे। एनर्जी रिक्वायरमेंट इज आई थिंक फंडामेंटल। आपके क्या थॉट्स हैं इस पे एक तो मैं ये बताऊंगा, जो हमारी इंस्पिरेशन है डॉक्टर कलाम, वो एक टॉक देने आए थे यहाँ पे कैलिफोर्निया में, सैन डिएगो में, जहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो वो करीब 2 घंटे का उन्होंने टॉक दिया, और उसमें वो यही चीज बता रहे थे कि जो अपने सबसे पास में जो एनर्जी सोर्स है वो है सन, और उसको कैसे पूरी दुनिया यूज करे वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में, और उसको मतलब उस पर लड़ाइयाँ ना हो, और उसको कैसे मैक्सिमाइज करे कि किसी के पास ज्यादा है वो, किसी के पास कम है, तो कैसे एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करे। तो उस चीज पे आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़ा सा उस दिशा में काम किया है, जितना मुझे रिसेंट खबरों से पता चला है। तो आप जो बोल रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द स्टार, तो हमारे सबसे क्लोज में सन है जो स्टार है। तो उससे आपने भी कहा कि वो मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू कि हम थ्रू ह्यूमन लेवल आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसे बनाए। सो इवन आप मतलब कई ऐसी चीजें हैं ना, जैसे हमारी जो आंख है, आज तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो हमारी आंख जितना बेहतरीन फोटोज कैप्चर कर सके। एंड डायनेमिक फोकसिंग, विद डायनेमिक फोकसिंग, और ये सब चीजें भी हैं। करेक्ट। तो जो आप बोल रहे हैं ना बायोलॉजिकल एफिशिएंसी वाली बात, वो एग्जैक्टली ऐसी कुछ चीजें है ना, चाहे आप बोले कि भगवान ने बनाया या जैसे भी हम बने हैं, देयर इज लाइक स्लो, आई वुड से स्लो डार्विन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। राइट। अच्छा, अगर देखा जाए हमें दोनों तरफ काम करना चाहिए, कि किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, प्लस किस तरीके से करंट टेक्नोलॉजीज जो बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कई सारे लोग अभी एआई के बारे में बात कर रहे हैं, मगर एआई का जो सबसे फंडामेंटल चैलेंज है, हाउ मच एनर्जी इट रिक्वायर्स। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो रियल लाइफ में बिहेव कर सके, रियल लाइफ में प्रिडिक्शन कर सके। तो दोनों तरफ में सोचना होगा कि कहीं ना कहीं एक है न्यूरोमॉर्फिंग कंप्यूटिंग करके एक रिसर्च एरिया है, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क इन चीज पे, जहां बहुत कम रिक्वायरमेंट्स है। इवन यहाँ पर्ड्यू में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में रिसर्च करते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग, नए फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग की किस तरीके से इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर लेवल, और इन इवन फोटोनिक्स पे भी लोग काम करते हैं कि उस डायरेक्शन में भी कैसे जाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है आज के देश में। और अभी इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये थोड़ा सा कभी कभी फनी भी लगता है, क्योंकि जब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास ये बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, और हम लोग यही जो
नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उस पर ज्यादा रिलाई करते थे, फिर धीरे धीरे और चीजें मिली जैसा आपने बताया, एंड हम घूम फिर के हम वहीं पे जा रहे हैं। तो लाइक कुछ लोग हैं जो पहले मतलब इवॉल्व करते करते पहले साइकिल से, फिर स्कूटर से, फिर गाड़ी पे आके, अब लेकिन सब आप देखेंगे बड़े बड़े लोग साइकिल चलाते हैं। हाँ, जिम में जाके। हाँ, वो भी जिम में जाके, या जहाँ पे भी आप देखेंगे यार ये हाँ, सीईओ है साइकिल चला रहे हैं। हाँ। तो ये है कि माइंड फ्रेम चेंज होता है, कुछ नई चीज आती है तो इवन हमें पता है वो थोड़े समय के लिए रहेगी फॉसिल फ्यूल्स, मगर नहीं, छोड़ दो सारे सोलर एनर्जी इन सबको, अपना इस डायरेक्शन में चलेगा ऑयल और गैस के टर्म। अगर आप एग्जैक्ट अभी देखो, इंडिया का प्रोजेक्शन था आई थिंक 2050 तक या 2016 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस होती है कॉप की, जहां सब लोग आते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल किया जाए। इंडिया का टारगेट है 2060 आई थिंक, कि जहां हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, नॉट इवन यूजिंग अ सिंगल फॉर्म ऑफ आई वुड से एनर्जी फ्रॉम ऑयल एंड गैस। सो इंडिया उस डायरेक्शन में बहुत फास्टली चल रहा है, जबकि दूसरे देश नहीं चल रहे। करेक्ट। ये एक्चुअली इन सम वेज बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में भी अगर लीडर ना बोलो तो वन अमंग द लीडर्स बोल सकते हैं, इस स्फीयर में हम बनते जा रहे हैं। और स्पेशली हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, नितिन वो तो गडकरी धमाके जी। से, नितिन गडकरी जी, वो धमाके से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ हमको लिथियम रिसोर्स के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, चाहे अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ये सब देशों के आगे। लेकिन अभी कश्मीर में मिल गया है लिथियम रिजर्व, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको कैसे हम विदाउट हार्मिंग द अर्थ टू मच, हम उसको कैसे वो करें, वो एक चैलेंज रहेगा। हाँ, तो ये तो है, अच्छी बात है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन के, आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। आपको पता है कि 40% ऑफ आवर एनर्जी, 36 to 40% आर राइट नाउ रिन्यूएबल। और यही नंबर आप अगर यूएस और में देखो, यूएस और चाइना में अराउंड 28 है, यूएस में अराउंड 15% है। और ये मेरे को एक चीज लगती है कि अगर देखा जाए करंटली डेवलपिंग कंट्रीज पे प्रेशर लगाती हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो। तुमने तो यूज करके पूरा फॉसिल फ्यूल्स, अभी तो देखो इंडिया तो अभी लगभग 30 साल हुए होंगे जब हम टेक्नोलॉजी पे काम करना यूज करना स्टार्ट किया। तुमने तो 200 साल यूज करके पूरा क्लाइमेट चेंज कर दिया। अब थोड़ा कंसेशन तो दो डेवलपिंग कंट्रीज को, थोड़ा कुछ सब्सिडाइज तो करो, टेक्नोलॉजी दो या फिर सब्सिडाइज करो। अब यूरोपियन यूनियन अभी रिसेंटली पता है क्या करने वाला है, वो एक बिल पास करने वाले हैं जिसमें, आई थिंक पास हो गया कि नहीं, जिसमें ना अगर दूसरे देश के कोई प्रोडक्ट होंगे, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं बने तो उन पे एक्स्ट्रा टैक्स होगा। डज दिस मेक एनी सेंस? ओके, ये तो इसी तरीके से हो गया, तुमने एक्सप्लॉइट कर लिया, अब तुम देख रहे हो दूसरी कंट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो चलो एक काम करते हैं कि हमारी कंट्रीज अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम करने लगी है तो हमें वो अपने आप को प्रिविलेजेस देना चाहते हैं कि क्योंकि हमारी यूज कर रही है ना। तो इस चीज के लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था कि यूरोप के हिसाब से तो जो उनकी प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, और दुनिया की प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो वही वाले आप जो बात कर रहे हो वो इसी दिशा में है कि हमने थोड़ा सा भी ऊपर कर लिया तो वो फटाफट बोलते हैं कि भाई इनको रोको और इन पर लगाम लगाओ, काइंड ऑफ। वही कॉलोनाइजेशन माइंडसेट अभी भी नहीं जाता कि वी आर द पावर। उनको ये नहीं पता कि मतलब दे आई वुड से 500 600 700 ईयर्स ऑफ लेगेसी को वो ऐसे मानते हैं कि जैसे पूरे स्टार्टिंग के ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही वो राज कर रहे हैं। अगर देखा जाए जस्ट टेक्नोलॉजी की आने की वजह से, आई डोंट नो, मटीरियलिस्टिक टेक्नोलॉजी आने की वजह से आप ये भी नहीं कह सकते कि वो लोग साइंस में आ गए थे। आई वुड से साइंस ईस्टर्न कल्चर में बहुत डोमिनेंट थी। इवन मिडिल ईस्ट में भी जिस तरीके से वेरी इंट्रिकेट वेज थे नेविगेशन के, जस्ट नए नए इंजन्स बनना, नए नए टाइप की आई वुड से मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज करना, और जो भी उन्होंने किया नए गन्स बनाना, इस वजह से वो कॉलोनाइजेशन माइंड से जाता नहीं है उनके दिमाग से। ये एग्जैक्टली मैं भी मतलब जब मैंने फॉर एग्जांपल जापान ट्रैवल किया था, तो वहां जाके मुझे पता चला कि मैं जापान गया था रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, लेकिन वहां पे पता चलता है कि जो बुद्धिज्म के टाइम में रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम चला करते थे इंडिया और जापान के बीच में, जहाँ लोग पैदल पैदल चल चल कर इतने दूर तक पहुंचते थे। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे उस समय। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट स्ट्रेंथ 10,000 थी। अभी आईआईटी की मैं बताता हूँ, आईआईटी बॉम्बे की स्टूडेंट 10,000 है।
आप तो पॉपुलेशन का देखो, आप बात कर रहे हो 2,500 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी, प्लस उसमें स्कॉलर्स कितने होंगे, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलर्स ईस्टर्न कल्चर से यहाँ आ रहे थे। करेक्ट, तो वही आपकी बात को सपोर्ट करते हुए कि बहुत सारे लोग एक्चुअली इंडिया आते थे टू गेन हायर एजुकेशन, और उसमें स्वॉर्ड मेकिंग, जो तलवार बनाना है, वो इंडिया जैसी तलवार बना नहीं पाता था कोई, तो लोग दूर दूर से आते थे इसको लेने के लिए तलवार। और फिर अब वो तलवार वहां पर है, स्वॉर्ड म्यूजियम नाम की एक जगह है टोक्यो में, तो वहां पर आपको देख सकते हैं। और इवन अगर आप देखो अपार्ट फ्रॉम दैट, उस समय पे हमारी चरक सुश्रुत जो संहिता है, और उस समय जो चरक सुश्रुत ने बायोमेडिकल फील्ड में काम किया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में काम किया हुआ है, गणित में काम किया हुआ है, इतिहास में काम किया हुआ है, तो वो बहुत फंडामेंटल थिंग्स थी जो हमारे उधर माना कि वो बर्न हो गई कुछ समय बाद ड्यू टू इन्वेजन, मिडिल एशिया का इन्वेजन हुआ, जो भी हुआ। तो बट नॉलेज अपरंपार थी, ठीक है, एग्जैक्टली। और वो हमने प्रोपेगेट भी करी विदाउट एनी, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, उन्हीं को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाती है जो आपके एलाइज हो। मतलब ये माइंडसेट वही है ना कि आपको फाइट करते रहना है, एलाइज वाली। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, साइंस, वो हर एक ईस्टर्न कल्चर में उसको आपका फ्लेवर दिखाई देगा। मतलब ये कहने की बात नहीं होनी चाहिए, कि उस पर कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने जिस तरीके से विदाउट यूजिंग पावर अपने कल्चर को प्रोजेक्ट किया, अच्छी चीजों को प्रोजेक्ट किया, जितना उसका एक्सेप्टेंस था, वो चाइना भी मानता है कि 2000 साल तक हम जिस तरीके से तिब्बत बुद्धिज्म ने उन्हें इंस्पायर किया, ये सब इवन पुराने जमाने में इंडिया से बुलाए जाते थे लोग ताकि वो संस्कृत के टेक्स्ट को डिकोड करके उनके लैंग्वेज में बताई जाए। तो ये सब, ये फंडामेंटल चीजें होनी चाहिए जिस तरीके से दुनिया काम करनी चाहिए। इंस्टेड की एलाइज बनाओ, यहाँ वो पावर प्रोजेक्ट करो, वहां पावर प्रोजेक्ट करो, टेक्नोलॉजी देने में भी रो ना करो, ठीक है, कि दूसरे को टेक्नोलॉजी क्यों दे, पैसे दो, या फिर तुम हमारे एलाई बन जाओ, या तुम हमारे नीचे रहो, है ना। यही है आजकल, मतलब दुनिया दूसरी तरीके से चलने लग गई है एक तरीके से। एग्जैक्टली और वहीं पर हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम है, वो हाँ कॉन्सेप्ट जो है कब से चला आ रहा है, मतलब ऐसा हाँ नहीं है कि अभी आज आज का बना है वो, हाँ बहुत पहले से ऐसा था कि हम पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली मान के चलते हैं। और अभी भी जैसे अपने यहाँ पे जो आत्मनिर्भर है, जिस पर भी बात करेंगे हम, कि उसका कॉन्सेप्ट का भी वही है कि हम अपने देश में अच्छी चीजें बनाए, हमारे इंडिया के टैलेंट को यूज करके, लेकिन वो चीजें सिर्फ इंडियंस के लिए ना बनाए, हाँ पूरे दुनिया के लिए बनाए। चाहे वो वैक्सीन हो जो ब्राजील में भेजी गई, जो देश के मतलब दुनिया के इतने इतने अलग अलग देशों में भेजी गई, तो उससे वो लोगों को फायदा होना जिनको ये आप जो एग्जैक्टली जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन, या आजकल तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशन और एमएनसीज भी हैं जो एक तरीके से मोनोपोली करने की कोशिश करते हैं कि ये आपको बहुत घेर अच्छा लें। थॉट है, ये बहुत अच्छा थॉट है। कई कई लोग कहते हैं कि ये कैसी डेमोक्रेसी है जो फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल होनी चाहिए। आजकल है फॉर द पीपल ऑफ द, नहीं, फॉर द एलीट ऑफ द एलीट बाय द एलीट। एग्जैक्टली और आपने एक और जो आपकी बात को सपोर्ट करता हुआ कि हम लोग जो थे, हम लोग ऑल्दो हमारे टाइम पे हम लोग थोड़े से फैले भी है, मतलब चाहे वो इंडोनेशिया, सुमात्रा, वो सब मतलब साउथ वाला इन अ पार्ट हो, वेरी पीसफुल वे, पीसफुल इन अ वे, राइट, एक्सेप्टेंस वे। ये नहीं कि आओ और जला दो, किताबें जला दो। पिरामिड को एग्जैक्टली, तोड़ने वाले भी लोग थे, पता है आपको। वो तो पिरामिड टूटा नहीं तो वो तोड़ दिया जाता है। जैसे इंडिया के बहुत पुराने पुराने प्राचीन मंदिर तोड़े गए। वही आइडियोलॉजी है कि जो हमने डिवाइस कर दिया वही सच हो सकता है, और दूसरा उसका कोई एंगल नहीं हो सकता, है ना। करेक्ट दूसरे करेक्ट, तरीके से आप सोचने वाले नहीं बन सकते। आजकल भी ऐसे ही चलता है। रशिया यूक्रेन वॉर में चल रहा है कि तुम हमारी तरह ही सोचो, है ना। करेक्ट, हम इंडिपेंडेंट देश है तो हमें अपनी तरीके से सोचना है ना। एग्जैक्टली। हम किसी का मतलब हम एक होता है ना कि इसका साइड उसका साइड, हम भाई अपने लोग इतने सारे 1.4 बिलियन पीपल, हम उनको देखेंगे या और जाके मतलब अपने वालों को ही पहले हम ठीक से कर ले, फिर तो हम दूसरे को वो करें। तो इंडिया की ऐसी थिंकिंग रही है कि भाई सबसे दोस्ती रखो, अच्छा रखो और आगे बढ़ो पीसफुल वे में। और आपकी एक और जो बात थी, जो हमारा कल्चरल इन्वेजन, एक आप कह सकते हैं इन्वेजन तो नहीं कि हमने दिलों को जीता है, मैं ये बोलता हूँ। तो जापान में जब मैं गया अपनी वाइफ के यहाँ पे, तो मैंने देखा कि काली माँ की एक वो है तस्वीर लगी हुई है, जो बुरा न देखो मुंह काला, वो ऐसा वाला वो लगा हुआ है। मैं बोला भाई ये यहाँ कैसे आ गया। फिर मैंने देखा गरुड़ की एक पूरा पंख या वो विंग के साथ लगा हुआ वो है स्टैचू। और इतने 80% गॉड्स या भगवान जो है जापान में, वो सब इंडिया से ही ट्रांसपोर्टेड है, बस नाम उनके जापानीज है। और इवन जो वहां पे जेन रिलीजन है,
और तो वो आया इंडिया से है, ध्यान से। ध्यान। ध्यान से होता होता वो बोल नहीं पाते थे, तो ध्यान से चैन होता होता जेन हो गया वो, चाइना से होता होता। तो उस तरीके से हम दूसरे देशों में पहुंचे और उन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। और मेरी वाइफ के यहाँ पे 8 गणेश जी की मूर्तियां, और मैं उससे मिला भी नहीं था, जब मैं मिला उसने बताया मेरे को। तो इस तरीके से हम वहां पर है, मतलब लोग अभी भी मानते हैं। इवन इवन इन चाइना, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, हर एक जगह देखने को मिलेगा। दिस शुड बी द वे वर्ल्ड शुड वर्क। ऐसे वर्ल्ड चलना चाहिए इन अ कोऑपरेटिव वे, इंस्टेड की पॉलिटिकल लीडर्स आके, और आई वुड से कि ये लोग आके जो कॉर्पोरेट्स रन करते हैं अपना अपना फायदा देख के। अब इस चीज में आपको बोलूंगा कि कोविड के दौरान क्या हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग सुपर डोज लगा रहे थे। 75% ऑफ द आई वुड से पीपल जो थे अफ्रीका के, उनको एक डोज भी नहीं लगी थी। डज दिस मेक सेंस? ये कोई सेंसिबल चीज है? फिर वो दिखाने के लिए कॉर्पोरेट्स क्या काम करते हैं, हेल्पिंग पुअर, कनेक्टिव लाइफ, ये सब ना चोचले होते हैं, जो उनके प्रिंसिपल, कोर एथोस, बिलीव्स, ये सब दिखावा होता है। सस्टेनेबिलिटी का भी दिखावा होता है। प्रॉफिट बिल्कुल। मेकिंग है, वो प्रॉफिट बनाते हैं, उनका मोनोपोली करने का काम है। ये लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जिस तरीके से इंडिया ने अफ्रीका की हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ इट्स वैक्सीन, गिविंग फ्री वैक्सीन इवन टू अफगानिस्तान एंड डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट ब्राजील। मेक सेंस। इट्स लाइक एक्सप्लॉइटेटिव नेचर नहीं होना चाहिए। बेटर की एक तरीके से बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए, ताकि बहुत सारी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट कर सके इन प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, है ना। इसी थॉट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं बहुत लाइक बोल सकते हैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि इंडिया में एस्ट्रोनॉट जो प्रोग्राम है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, वो बहुत जोर शोर से होना चाहिए। ताकि आपने जो बात कही ना कि जैसे अफ्रीका वाला है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी स्पेस में जा सकते हैं, अनलेस कि इंडिया जैसे जो देश है ना, जो थोड़ी और बड़ी सोच रखते हैं और इसका उसका नहीं करते, बस सबका सोच के वैसा वाला, तो वो कम दाम में एक्चुअली अफ्रीकन को भी स्पेस में भेज सकते हैं। हाँ, तो ये और हम उनका स्पेस टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारी कंट्री की डेवलप करने की हेल्प करी है। इवन अगर आप देखोगे कोविन ऐप, यूपीआई स्टैक, ये हम फ्री में दे रहे हैं। मतलब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा ना मैं बीजेपी के सपोर्टर हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये इंट्रिंसिक नेचर है इंडियंस का, या कुछ ईस्टर्न कल्चर का, सबका नहीं बट कुछ ईस्टर्न कल्चर का, मेजरली इंडियंस का, आई वुड से, कि ऐसा कंड्यूसिव, लिबरल और कनेक्टिंग होना चाहिए थॉट, है ना, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव नेचर। तो ये बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट ऑफ चाहे किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो, इंडियंस ऐसी बिहेव करते हैं। जो सरकार होती है, दे आर अ प्रोजेक्शन ऑफ अस इन सम और अदर वेज ना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यही तो होता है, जो जैसे इंडियंस होते हैं वही उसी तरीके से उनके रिप्रेजेंटेटिव भी सोच रहे होते हैं, है ना। करेक्ट। तो एक चीज जो आपने कही उसी को सपोर्ट करता हुआ कि हम लोग मतलब बेसिकली दूसरों पे चीजें थोपते नहीं। और जो वैक्सीन वाला है, मैंने एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जो जैसे मेक्सिको में है या साउथ अमेरिका में है, जो जिनको इंडिया से फ्री में वैक्सीन नहीं मिली, तो वहां पे क्या कर रखा था, जो चाइना वाली वैक्सीन है सीनोवैक नाम से, उसको कंपलसरी कर रखा था और उनको पैसे भी देने थे। मतलब एक तो मेरे पास ऑप्शन नहीं, और वो ऐसी भी बहुत इफेक्टिव वैक्सीन, मतलब जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, वो ऐसी नहीं थी जैसे अपने यहाँ वाली थी या फिर जो यूएस वाली है फाइजर और ये सब। और लेकिन उसको जबरदस्ती बोला गया कि लगाना ही लगाना है सबको। तो वो एक थोड़ा सा वो भी लग रहा था यार, बीमारी भी जिसने दी वही पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो मैं मतलब मेरे को सुन के थोड़ा दुख हुआ कि यार ये लोग के पास ऑप्शन भी नहीं है और उनको पैसे भी देने। इसी बात में उनकी जो रिसेंट की उनकी वेव आई, आपको पता है उन्होंने जर्मनी से इंपोर्ट करी है वैक्सीन। इतनी अच्छी तुम्हारी साइनोवैक होती तो तुम्हें इतना तगड़ा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम सबको वैक्सीनेट कर चुके हो। और चाइना में तो नंबर्स बाहर आते ही नहीं है। मतलब इट्स लाइक इलॉजिकली नहीं है उनके नंबर्स देखने का। उनकी कोविड से आज तक बस 5,000 4,000 डेथ हुई है। मतलब सुपर ह्यूमंस रहते हैं कि यहाँ पे, या सब लोग जवान लेते हैं। ये तो सेंस नहीं बनता ना नंबर छुपाने का। एक कम्युनिस्ट कंट्री इस तरीके से बिहेव करती है। कहने का मतलब नंबर छुपाओ और अपनी फेक लेगेसी दिखाओ या फेक नंबर्स दिखाओ और फालतू के क्या कहते हैं उसको,
कार्डबोर्ड का पहाड़ बना के दिखाओ कि हम इतने पावरफुल है ये वो। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये तो खास बात होती है कि कोई चीज बहुत मुश्किल से छुपती है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मेन होता है कि जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है। करेक्ट। लोग जागरूक होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी से वीडियो बना के ऑनलाइन डाल देंगे, ओपन इंटरनेट है। तो इस वजह से आई वुड से कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लोगों को ज्यादा प्रोवाइड करती है इंस्टेड की ऐसी चीजें छुपाए, कोविड जैसी, है ना, कि छुपाते रहो छुपाते रहो छुपाते रहो, अपने इन्फ्लुएंस से और चीजें छुपाते रहो। ठीक है, तो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए। चाइना भी उन्हीं, आई डोंट नो चाइना हिस्ट्री में इस तरीके से नहीं था, मगर अब वो बिल्कुल वेस्टर्न पावर्स की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल वेस्टर्न पावर की तरह। करेक्ट। लैंड ग्रैबिंग करना, कॉलोनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना, डिप्लोमेसी करना, है ना। आपकी जेब में 1000 डालना और आपसे 2000 ले लेना। हाँ, 3 कदम आपके धरती में घुसना और 2 कदम पीछे करना। तो अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखो तो बहुत उनके राइटर्स ने इंडिया के बारे में लिखा है, बट चाइना एज अ कॉलोनाइजिंग पावर कभी नहीं था, है ना। मैं वहां पे 2012 में 8 दिन के लिए गया था। उस टाइम पे इतना, मतलब एक बोलते हैं ना, एक वेव ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म और एक फालतू का एक वो रहता है ना, वो उस टाइम पे नहीं था। मतलब उस टाइम पे भी हम लोग को यहाँ पे बोला गया था कि भाई थोड़ा बच के जाना, कि कुछ भी हो सकता है, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म तो चलते रहता है। लेकिन बहुत उस टाइम मेरे को काफी अच्छा ट्रीट किया था उन लोगों ने, इवन दो हमारे विचार मिलते नहीं है, लेकिन काफी सही था। लेकिन उसके बाद से, जब से ये नए वाले उनके आए हैं प्रेसिडेंट, तब से तो फिर उनके यहाँ पे बस मैंने जो लोगों से सुना है कई चीजें जो वहां के कॉमन आदमी सोचते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसको मैं ऐसे ही ले गया, वो सेम वही यूनिवर्सिटी से आया था, उसको मैं खिलाने पिलाने इंडिया के बारे में अच्छी बातें बताने, ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ थोप रहा हूँ उसके ऊपर। मैं उसको बोला चलना है क्या, चला, वो आया, यहीं पे खाना वाना खाया हमने। उसने बोला भाई इंडिया की इतनी डिशेज है। मैं बोला हाँ, हमारे यहाँ इतनी डिशेज है, इतने लैंग्वेजेस है, इतने टाइप की सोच वाले लोग हैं, हम सब मिलके रहते हैं। वो पहली लाइन वो ये बोलता है कि यार फिर तो तुम्हें तोड़ना बहुत ईजी है। तो मैं बोला यार ये सोच कहाँ से आती है इनके इसमें कि हमें तोड़ना है, हमें ये करना है। तो वो सुन के थोड़ा दुख भी होता है कि यार। और दूसरी चीज ये है, जो वहां पे लॉकडाउन वगैरह भी लगाते हैं, बहुत फोर्स लॉकडाउन, अगर आप वहां के वीडियोस देखेंगे तो हंटर मार मार के जैसे काम होता है ना, वैसा वाला ही हुआ है। आपको ये नहीं देखा क्या, लॉकडाउन लगा दिया, उस बिल्डिंग से निकलना नहीं था, उस बिल्डिंग में आग लग गई और भाई 11 लोग मर गए। और चाइना फिर आखिरी में क्या कहते हैं वो लोग, एक इंसान मरा है। भाई यार कम से कम उन लोगों की तो इज्जत करो, अपने सोल्जर्स की तो इज्जत करो, जितने लोग नंबर बढ़े हैं, गलवान क्लैश में मरे हैं, कम से कम उनकी फैमिली को तो। अब तुम्हें क्या है कि आपने तुम्हें ने इंटरनेट से उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, उससे वो ऑपरेट करते हैं और चाइना को मिडिल किंगडम समझते हैं कि भाई इसके ही अराउंड ऑपरेट होनी चाहिए। उनको ये नंबर शायद नहीं भी पता हो, 1600 तक इंडिया की जीडीपी 1/3 थी वर्ल्ड की जीडीपी से। ठीक है, तुम लोग सेकंड नंबर पे थे। तो ये फालतू की लेगेसी दिखाना, मतलब इट्स लाइक नाउ इट्स लाइक अ टोटल कॉलोनाइजिंग पावर। जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड थे, इस तरीके से अब ये लोग भी बिहेव कर रहे हैं। आई डोंट नो किस तरीके से एक जो इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, जैसे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और कॉमनैलिटी ये है कि हम लोगों के पास एक तरीके से फ्रेश वाटर रिसोर्स का बहुत तगड़ा वन ऑफ द फैक्टर कि इंडिया और चाइना की सिविलाइजेशन और इधर की सिविलाइजेशन ईस्टर्न वर्ल्ड की इसलिए फली फूली, और इतना जो लोग कहते हैं ना इतनी सारी पॉपुलेशन कैसे है, अगर तुम देखो तो हम 5000 6000 7000 साल पुरानी सभ्यता है, तो डेफिनेटली जो जितनी पुरानी सभ्यता होगी नंबर्स तो वहां ज्यादा ही होंगे ना। और ऐसा भी नहीं था कि इतनी ठंड पड़ रही है हमारे इंडिया में, कोई कभी भी वेदर से मर नहीं सकता। ठीक है, आप पेड़ के नीचे सो जाओ, खाने के लिए एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं। वाटर कहां से आता है, तिब्बत से आता है। तिब्बत इज द थर्ड पोल, जो हमेशा वहां पे पानी रहेगा। वही पानी 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, चाइना की हिस्ट्री 3000 साल की है। येलो रिवर सिविलाइजेशन उनकी थी, हमारी गैंगटिक प्लेन गंगा के आसपास भी रही है, इंडस वैली के आसपास भी रही है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इनके बहुत। तो ये है कि सिविलाइजेशन एक तरीके से एक ही तरीके से सोचती थी, बट अब बहुत कुछ चेंज हो गया। पता नहीं वो किस वजह से हुआ है, या तो दुनिया ही इसी तरीके से कॉलोनाइजेशन के टर्म्स में सोचती है, पावर प्रोजेक्शन के टर्म में सोचती है, इंस्टेड की ना बेटर कोऑपरेटिव वे, ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए, है ना। आई डोंट नो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अपने यहाँ तो इंडिया में राम राज्य का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे दरवाजे नहीं होते थे, ताले नहीं होते थे, वहां से कहाँ आ गए हम। हाँ एग्जैक्टली। शिरडी के आसपास एक वो है शनि शिंगणापुर, जहाँ घर में और टॉयलेट्स में भी दरवाजे नहीं होते, क्योंकि वहां ये है कि कोई चोरी करेगा ही नहीं, क्यों दरवाजे लगाए हैं।
इतना ट्रस्ट ट्रस्ट फैक्टर आता इतना ज्यादा है, करेक्ट। और आप ही की बात पे कि जो आपने एकदम सही कहा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन वहां पर ही फूली फैली पनपी जहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स जहाँ वाटर रिसोर्स रहे हैं, और ये आगे भी यही रहने वाला है कि इंडिया और चाइना की ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि वाटर के अराउंड ही लाइफ सरवाइव करती है सबसे ज्यादा। और ये जो दूसरी थी मेन थिंग इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ से आता है? एक वाटर होना चाहिए, वो चीज तो इंडिया की फंडामेंट, वो चीज ह्यूमन की चेंज नहीं हो सकती ना। Correct. कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन अर्थ में फेस करनी पड़े, ओके, ये चीज तो फंडामेंटल रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप दूसरी चीज देखोगे, दूसरी चीज मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर टेक्नोलॉजी ना भी रहे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इवन इंटरनेट खत्म हो जाए, कुछ भी ना चले, तो जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं उनका मुश्किल होगा, माइग्रेशन हो जाएगा उधर से, जैसे यूएस और इस जगह से। बट जो फंडामेंटल चीज ईस्टर्न सिविलाइजेशन को चाहिए, पानी, फ्रेश वाटर ऑलवेज रिसोर्स और गुड अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो वो हमारे पास है। बट ये है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी से आएंगे तो हम अपनी सिविलाइजेशन को आगे पुश कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। जापान एक ऐसी जगह है जो भी इस ट्रैप में फंसा, जापान की सिविलाइजेशन ऐसे नहीं थी, बस वो एक ट्रैप में, इंपीरियलिस्ट ट्रैप में फंस गए, जो उनका भी 200 साल का, 100 साल का, वो भी एक तरीके से, वो भी आर्किपेलागो था, उनके पास भी रिसोर्सेस थे। तो वही स्टोरी थी ना जो मैं बता रहा था जो रोगन वाली, कि वो लोग ही कॉलोनाइजर, शायद वो जमाना ही कॉलोनाइजेशन का था। वो माइंडसेट होता है जैसे आजकल का माइंडसेट ग्लोबलाइजेशन का है, ह्यूमन राइट्स का है, लिबरलाइजेशन का है, ये इस जान, तो उस समय माइंडसेट यही था। तो वो उस लूप में फंस गए 150 साल के इंपीरियलिस्ट रूप में, मगर उनकी सिविलाइजेशन जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई है इंडिया कल्चर से, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। उनके भगवान इंडिया से मैच करते हैं, उनकी लैंग्वेज में जो कुछ वर्ड्स है उनके रिप्रेजेंटेशन सेम है जो हमारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट के रिलेटेड है। तो ये है। करेक्ट। आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा अपना डिस्क्लेमर कि आपने पहले ही बता दिया आपकी वाइफ और बच्चे अभी जापान में ही हैं, और थोड़ा बताइए आपका जापान में इंटरेक्शन कैसा रहा था लोगों से? तो जापान मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग और मिस्टिक कंट्री लगा, और वहां वाले भी यही बोलते हैं कि उनको इंडिया बहुत मिस्टिक और बहुत इंटरेस्टिंग नेशन आप लगता बता है। रहे थे कि वो वहां के लोग मानते थे कि हम हाथी पे घूमते रहते हैं। तो वहां के जो जैसे हमारे मम्मी पापा की एज वाले जो लोग हैं, अच्छा। वो लोग ये सोचते हैं कि हर इंडियन पगड़ी पहनता है, हाथी पे घूमता है, और सब लोग नान करी खाते हैं। और अब जो हमारी वाली जनरेशन है वो ये सोचती है कि हम सभी को कंप्यूटर ठीक करना आता है, और हम सभी फिर भी पगड़ी पहनते हैं, आई थिंक फॉर सम रीजन। और हम सब एक्चुअली आई थिंक थोड़ा ये भी बदला है कि हम सबको डांस करना आता है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, और हम सभी नान करी खाते हैं। तो नान करी तो खाते ही खाते हैं। मैं बोला यार ये कब हुआ यार, हम रोज का नान कहाँ मिलता है किसी को खाने। हाँ, इंडिया में इतनी डिशेज है ना कि नान करी अगर 1% मानी जाए तो वो बहुत कम है ना। करेक्ट। और मैं यही चीज उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे सिर्फ ये रोटी पराठा नान के 1000 तरीके से मिल जाएंगे आपको बना बना के। तो वही चीज मैंने अपने जैसा महेंद्र भाई ने अभी बताया कि मेरी वहां पे मैरिज हुई, और मुझे रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू गया था। मुझे बहुत इंटरेस्ट था मतलब जापान के बारे में जानने में, और उसी के थ्रू मैं अपनी वाइफ से मिला, और उसके बाद फिर तो कहानी आगे बढ़ती गई। और उसमें ही हम एक्सचेंज करते थे, रिसर्च तो नहीं, मतलब एक दूसरे का कल्चर। और उसने मेरे को जापान का खाना बताया, मैंने उसको इंडिया का खाना बताया, और ऐसे कर करके तो दोनों को एक दूसरे का बहुत मतलब पसंद आया, और उसी के थ्रू आगे गाड़ी बढ़ी। अभी तो एक मेरा बालक भी है, 1 साल हुए उसको, मार्च 5 को, तो उससे मिलने भी जा रहा हूँ मई में। अच्छा। तो वो बहुत मतलब वो देश की अच्छी बहुत सारी बातें हैं कि उन्होंने है ना टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करते गए, लेकिन और कभी अपना अपनी कल्चर नहीं छोड़ा। कल्चरल सिविलाइजेशन को साथ में रखा। अगर आप चाइना में देखो तो ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअली, है ना। उन Correct. लोगों ने जिस तरीके से ग्रोथ करी है, और उन्होंने अपना फास्ट ग्रोथ के चक्कर में जो सिविलाइजेशन हेरिटेज थी वो तो छोड़ ही दो, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। जहां डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी वहां सेम लैंग्वेज इम्पोज करी है ना। एक लैंग्वेज को बनने में 1000 साल लगते हैं। उर्दू लैंग्वेज को देख लो, 700 साल लगे थे। इट्स द मिक्सचर ऑफ हिंदी, पर्शिया, अरेबिक। तो इस तरीके से इस चीज को मार देना कि आप पावर
अपने हाथ में रख सको, दैट इज द बेस्ट वे कि होमोजेनाइज्ड होगी तो लोग सेम तरीके से सोचेंगे। बट इस करेक्ट। तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं रन हुई है ना। 5000 साल तक हमने एक दूसरे को न्यूक नहीं किया है। सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस 100 साल में जितने ज्यादा हुए हैं ना, उतने कभी नहीं थे। ओके, मे बी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये, हाँ, ये बहुत जरूरी है। वाह, वही न्यूक्स आर डेंजर। और जापान में भी, जापान ने तो खैर 2 बॉम्ब झेले हुए हैं, उसके बारे में भी बहुत मेरी मतलब वाइफ ने बहुत क्या बोलेंगे, ग्रूसम डिटेल्स दी थी कि कैसे कई लोग थे उसमें जो बहुत मतलब मासूम बोल सकते हैं, बच्चे, उनको क्या लेना देना वॉर से। कई लोग हैं जिनको वॉर में घसीट लिया गया था, वन वे और दी अदर, कॉमन लोग हैं बहुत सारे। तो वो जब बम गिरा तो वो वेपराइज हो गया बेसिकली, मतलब पूरी बॉडी एकदम मिलियंस ऑफ एक्सियूम हो गया, बहुत लोग मरे। तो वही, और फिर उनका यही कहना था कि यार बम मतलब कई सोल्जर्स जो लड़ रहे थे, जो थोड़े बेकार लोग थे, उनके ऊपर मारते तो बात थी, सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए था। आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे इंडियंस को ये नहीं पता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ओह, आपको पता है, बहुत सारे इंडियंस को नहीं पता, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना पाकिस्तान को बोलते हुए कि न्यूक्लियर बम मार देंगे, पाव पाव के बम हैं, वो बोलते हैं ना, मतलब इतना फनी लगता है कि मतलब वो बम फेंकेंगे, बस हिंदुओं को लगेगा, मुस्लिम को लोगों को नहीं लगेगा। उन्हें ये नहीं पता कि वी वर अ सिविलाइजेशनल स्टेट, जहां बहुत सारे हिंदूस और मुस्लिम एक ही तरीके से थे, है ना। माना किसी ने कोई और आइडियोलॉजी अपना दी हो, इट दैट डजंट मैटर, बट हम एक ही थे कि आपको पावर चाहिए थी किन्हीं लोगों को, तो आपने दूसरा देश बना दिया। अब ये पाव पाव के बम की बात करते हो, है ना। तो लोगों को, इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है, हमने कभी बोला ही नहीं है ना। बस ये है कि 1971 1998 पोखरान टेस्ट की बात की जाए, उसके बाद कभी हमने ये बोला ही नहीं है कि हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। हमने वो वर्ड यूज ही नहीं किया है, डेटरेंस भी यूज नहीं किया है। रशिया जैसी पावर, यूएस जैसी पावर जब इस बारे में बात करते हैं तो दैट डजंट मेक सेंस यार। मतलब ये क्या लॉजिक है, आप पावर प्रोजेक्शन करने के लिए ये वर्ड का भी यूज कर रहे हो, इंडिया ने ये वर्ड का यूज भी नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड सेंसिबिलिटी। अभी क्या हुआ, जब रशिया का यूक्रेन वॉर के उसमें उन्होंने उसका यूज किया, हम डेटरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, तब इंडिया ने इंटरजेक्ट किया और कहा कि दैट डजंट मेक सेंस, वी वोंट सपोर्ट यू। ठीक है, अभी हम कॉमन ग्राउंड लेके बैठे हुए हैं ताकि पीस डिप्लोमेसी हो सके, फिर हमसे उम्मीद मत करना, चाइना ने भी कहा। तो ये बड़ी पावर की खासियत होती है कि आप जो गलत चीज है जिससे डिस्ट्रॉय हो सकती है चीजें, उनका नाम ना लिया जाए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जापान में मेरे को बहुत अच्छी चीजें ये लगती है कि जिस तरीके से आपने सही कहा, जिस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को संजो के रखा। तो एक मैं ऐसी इंटरनेट पे देख रहा था कि कहाँ के लोग कहाँ जाना चाहते हैं अगर उनको रहने को मिला। तो इंडियंस में बहुत सारे लोग कनाडा, क्योंकि ओपन वो है, उनके बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई है। यूएस के लोग जापान जाने चाहते हैं, है ना, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट, ईस्टर्न कल्चर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न। अब मैं बताऊं, मैं यूएस में भी रहा हूं, मैं पेरिस गया था, मैं जर्मनी में गया था, मेरे को कुछ डिफरेंट नहीं लगता। यहाँ के लोगों को लगता है कि वहां थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरीके से। मैंने कई सारे लोगों का, एक बार तुम ईस्टर्न कल्चर में आओ तब तुम्हें पता चलेगा कि दो सिविलाइजेशन कितनी अलग है, कितनी ज्यादा हर एक चीज डिफरेंट है, हर एक वे ऑफ ऑपरेशन ही डिफरेंट है। यहाँ कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, अपने उधर सोशलिस्ट माइंडसेट है। अगर तुम किसी को रास्ते में रोक के पूछोगे भी ना कहाँ जाना है, वो तुम्हें घर तक छोड़ के आएगा, तुम्हारे पीछे पीछे, है ना। सब पूछ लेगा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, ये कितने, ये कहाँ रहते हैं, ये मतलब कोई प्राइवेसी वाला फैक्टर नहीं है यहाँ। तो सब लोग बच्चा बच्चा कह रहे, ये शायद पैसे लूट लेगा, ये वो, ये इस तरीके से सोचते हैं ना। तो ये डिफरेंट है। जापान में तो एक्चुअली मेरे साथ यही हुआ था कि लैंग्वेज बैरियर भी रहता है थोड़ा। आपको जापानीज अगर बहुत अच्छी नहीं आती हो तो जापान वाले थोड़े घबरा जाते हैं, अरे इंग्लिश में बोल रहा है, एगो बोल रहा है, एगो बोल रहा है, तो डर जाते हैं। तो उसमें वो लोग फिर साइन लैंग्वेजेस या फिर थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग वाले उस पे आ जाते हैं लेवल पे। तो उनको ये मालूम रहता है कि अगर कोई फॉरेनर है और वो कहीं भटक गया है, वो बोलते हैं उनकी जिम्मेदारी है एज ए जापानीज सिटीजन कि उसको उसके दरवाजे तक छोड़ के आओ। तो वो लोग आपको होटल बताएंगे, वहां तक आपको अपना काम धाम छोड़ के होटल तक जाके छोड़ के आ रहे हैं। तो कोई और एक तो केस ऐसा हुआ था कि किसी का फी देनी थी उसको अपने हॉस्टल वगैरह की, वो उसका ट्रेन में रह गया गलती से। तो कितनी चांस है कि हमारे जितने भी देश हमने नाम मेंशन किए उनमें क्या पैसा वैसा का वैसा ही रखा है। तो वो जो पैसा था वो उसकी यूनिवर्सिटी में आकर एक आदमी ट्रेन पकड़ के आके प्रॉपर जहां पे देना है वहां पे वो जमा करता है ऑन बिहाफ ऑफ
अरे जिसका भी वर्ल्ड छूटा कप था। में भी तो हुआ था, वो हार गए थे तो किससे हारे थे वो साफ करके गए थे पूरे बेल्जियम। स्टेडियम को, साफ करके गए थे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ड्रेसिंग रूम को भी। बेल्जियम एक को जो से हारे थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टेप अपनाया वो था कि किस तरीके से उनको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना है, आत्मनिर्भरता की तरफ, है ना। क्योंकि उन्हें दिख गया था ये मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना इज नॉट द फ्यूचर। अगर जापान को जानना है तो क्वालिटी प्रोडक्ट इनोवेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इंडिया भी इस डायरेक्शन में सोच रहा है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, इट्स वेरी सेल्फ सफिशिएंट। सी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक कंट्री की पावर प्रोजेक्शन का, और पावर प्रोजेक्शन नहीं बट क्रिटिकल समय में हमें डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। आपने करेक्ट। भी कुछ काम कर रहे हो आप आत्मनिर्भरता की तरफ थोड़ा, क्या है वो, मैं आत्मनिर्भर ट्रस्ट कुछ ऐसा कुछ है थोड़ा, मैं देख रहा था ऑनलाइन। यस, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि ये चीज मैं जब अपनी वाइफ के घर जाता हूँ, मैंने एक्चुअली उसके घर जाकर मैंने सामान देखे कि कितने उसके घर के सामान मेड इन जापान या जापानीज कंपनी के हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑलमोस्ट अगर 100 चीजों में से 99 उनके ही देश के थे। हर चीज, मतलब मेकअप से लेकर, सुई से लेकर, जो गाड़ी वो यूज कर रहे हैं उससे लेकर, एयर कंडीशनर से लेकर, टीवी कैमरा से लेकर, जो टॉयलेट में वो फ्रेशनर लगा रहता है, हर चीज, इवन जो टॉयलेट्स इवन यूएस में यूज होते हैं टोतो नाम से, वो भी जापानीज है। ओह। तो उन्होंने इस तरीके से बनाया। और जो मेरी वाइफ के दादा के जमाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बहुत दिल पे लिया कि यार पूरी दुनिया हम पर थू थू कर रही है कि यार ये लोग, ये बम गिर गया, ये वो कुछ नहीं है, ध्वस्त कर दिया इनको, तो डस्ट कर दिया एकदम। तो उन लोगों ने दिल पे लिया कि नहीं यार, हम इसको अच्छा देश बनाएंगे वापस से, जहां भी वो एकदम मिट्टी से लेकर हम इसको आसमान तक छूता हुआ ऐसा बना देंगे। तो इन्होंने फिर वो 30 साल लगाए, वो गोल्डन जनरेशन ने, और उन्होंने फोकस किया एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन और ये सब पर, अपने ही देश में एजुकेट किया अपनी पब्लिक को, और फिर उन्होंने खुद के सामान बनाने चालू किए। और जब इनको शुरू में आना, जब 1945 या 47 के अराउंड जब ये घिरे हुए थे, तो इनको आके ब्रिटेन वाले या फिर ये यूएस वाले आके बोलते थे यार तुम्हारी पेंसिल इतनी बेकार है, इसको क्यों टूटी पेंसिल यूज करते रहते हो तुम, हमारी पेंसिल यूज करो, हमारी पेंसिल बेहतर है। तो वो लोग ये बोलते थे कि यार कुछ भी हो, इसकी नोक टूट जा रही है बार बार, इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब है अभी, लेकिन ये बनाई हमारे जापान वालों ने। तो हम दो जन मिलके, एक जन शार्पन करता था, दूसरा यूज करता था, फिर दूसरा शार्पन करके इसको देता था। तो वो मिलजुल के अपने वालों को सपोर्ट करते थे। अभी इंडिया में ये थोड़ी बहुत सेंस है आत्मनिर्भरता की तरफ, अपने लोगों को सपोर्ट करना इंस्टेड के दूसरे लोगों को सपोर्ट करे, तो इस डायरेक्शन में सही कदम उठा रहे हैं। मगर स्टिल अभी भी थोड़ा, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, अभी नहीं है। एक जोक भी है ना कि जब चाइना और इंडिया का गलवान क्लैश हुआ तो लोग कह रहे थे कि चाइना के आइटम्स को बैन करो, ठीक है, तो चाइना ने टी शर्ट बनानी स्टार्ट कर दी, बैन चाइना। यस, दैट इज अ वेरी फनी थिंग। बट हमको भी रियलाइज होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता इज नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट मेड बाय बीजेपी, इट्स एवरी पावर विच नीड टू डू दैट। अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको मेंटली और फिजिकली कॉलोनाइज नहीं होना है, तो इनोवेशन करने बहुत जरूरी है। नहीं तो एक तरीके से मेंटली कॉलोनाइज ही होगे। क्या अगर आप दूसरे की आइडियोलॉजीज पे चल रहे हो इंस्टेड किया वह सिविलाइजेशनल थिंग्स की तरफ, तो ये इट्स लाइक कॉलोनाइजेशन, स्लेवरी। तो ये बहुत जरूरी है, अपनी चीजें हो, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इनोवेशन हो, पावर है हमारे पास डेमोग्राफिक्स की। मगर एक डेमोग्राफिक इन टर्म्स ऑफ हमारे 35% लोग तो अभी एक पर्टिकुलर रेंज में है जो बहुत एफिशिएंट वर्किंग एज मानी जाती है, और हमारी 50% ऑफ द लोग मतलब 30 साल से नीचे हैं, ठीक है। जापान एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है रिलेटेड टू दैट, लिमिटेड नंबर ऑफ बेबीज, और ये बहुत चैलेंज हो रहा है। क्या चैलेंज है वो, थोड़ा आप थोड़ा हाईलाइट करो उसको। नहीं, वहां पर वही है कि विद टाइम, लाइक वो लोग डेवलप तो बहुत हो गए, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम वो स्टैग्नेंट से हो गए उनकी इकोनॉमी, और अब चीजें थोड़ी महंगी सी हो गई है। तो लोग हैं वो शादी नहीं करना चाह रहे, या अगर शादी है तो बच्चे नहीं करना चाह रहे, क्योंकि या तो एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो रही है, एक साथ रहना मुश्किल हो जा रहा है। तो वो सब चीजें के कारण लोग है ना, इकोनॉमी वाइज वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई रोबोट ही रख लो एक, और उसी के साथ अपना इमोशन शेयर कर लो, रेदर देन कि इन्वेस्ट करो किसी पर्सन पे। तो वो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब। और उसी चक्कर में ये हो रहा है कि बच्चे कम होते जा रहे हैं, और अगर बच्चे कम होंगे तो वो एजेड सोसाइटी ज्यादा हो रही है। हाँ, वो बूढ़े बूढ़े लोग हैं। रिप्लेसमेंट रेट का कॉन्सेप्ट होता है ना कि रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए किसी भी देश का 2.1, यानी Yes. दो बुजुर्ग लोग मरे माँ बाप, तो उनके
2.1 बच्चे होने चाहिए, कहने का मतलब है कि 3 बच्चे होने चाहिए 2 से 3 के बीच में, तभी वो सिविलाइजेशन सस्टेन कर सकती है एक लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम में। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अभी उनकी डेमोग्राफिक बहुत अभी खराब हो गई है, डेमोग्राफिक नहीं मतलब ये रेशियो बहुत खराब हो गया इंडिया में। मुझे नहीं लग रहा कि ठीक है लोगों को मोटिवेट करना चाहिए 2 बच्चे अच्छे और ये सब, बट ये कि ये भी जैसे एलन मस्क ने कहा है कि हम अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम न्यूक्लियर से मरे, हम इस चीज से हमें हानि हो सकती है कि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे लिमिटेड करो और ये सब। तो उन्होंने कहा कि मे बी ही इज थिंकिंग बिकॉज क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग वाला इंसान है, उसको लोग कम मिलने, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के होते हैं वो उसकी खुद की प्रॉब्लम्स के होते हैं, है ना। करेक्ट। इसलिए इलॉन मस्क ने 9 बच्चे, मतलब टोटल तो 10 थे लेकिन 9 बच्चे कर रखे हैं। और वैसे ही लोग आई थिंक जापान में ज्यादा चाहिए इस समय, उनको बचाना है तो। और जापान गवर्नमेंट को मेरे को थोड़ा थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने एक बालक तो दे दिया है। तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थिंक इंडिया वाले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे हैं, तो हमारे यहाँ भी थोड़े बहुत रहे और थोड़ा हम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ जाए। आपने बात की जो आत्मनिर्भर ट्रस्ट की, तो उस पे इसी से इंस्पायर्ड होके कि यार जापान जब मैं देश देखता हूँ कि वो अपनी सभ्यता भी मेंटेन करता है, फिर टेक्नोलॉजी में भी आगे है, वो इसलिए है क्योंकि वहां के लोग की जो सोच है ना वो अंदर से आती है कि यार अपनी भाषा पे गर्व करो, अपने खाने पे गर्व करो। सुशी है तो सुशी इतना बढ़िया चलता है, उनके एनिमेस है वो लोग पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपनी चीजें कभी छोड़ी नहीं। जैसे हमारे यहाँ तो हमको ये आके लोगों ने समझा दिया कि भाई तुम्हारा कांटा चम्मच से खाना ही बेटर है रेदर देन कि तुम जो हाथ से खाते हो। मुझे तो एक जन ने यहाँ पे बोल दिया था यूएस में ही, थोड़े पहचान के ही थे तो इसलिए मैं लड़ तो सकता नहीं उनसे, लेकिन मैंने उन्हें पलट के बोला जरूर कि भाई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, मैं जब कुछ चीज हाथ से खा रहा था या कुछ था तो उन्होंने बोला कि यार ये इंडिया वाले वैसे भी सिविलाइज नहीं होते। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। जब आप लोग गुफाओं में वो स्क्रिबल कर रहे थे ना, हम लोग वो चांद तारे देख रहे थे, हम लोग ऐसी ऐसी चीजों पे काम कर रहे थे ना, आप लोग उतना सोच नहीं सकते। और ये सब इस वजह से भी हो सकती है कि जो हमारी कल्चरल थिंग्स है वो इस वजह से भी हो सकती है। ईयर्स ऑफ R&D उसे कह सकते हैं, जब लोगों ने देखा ये अच्छी तरीके से वर्क करता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट द वे वी डेफिकेट, जिस तरीके से हम वॉशरूम जाते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। उस पर रिसर्च में पब्लिश हुए कि दैट इज द बेस्ट पोजीशन टू डेफिकेट, है। अब यहाँ लोग उस पर सोच रहे हैं, घुटने कमजोर हो जाते हैं यहाँ के लोगों की, वो एंगल पे बैठ ही नहीं पाते हैं, पता है आपको। लोग यूएस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उनको लगता है ये एंगल पे यार ये कैसे बैठा जा सकता है। लोग, ये एक तरीके से एक्सरसाइज है और दैट इज द बेस्ट वे टू डेफिकेट। करेक्ट। और उसका वो मजाक उड़ाते हैं, बट एक्चुअली और यहाँ पर वो भी है ना कि यहाँ पर पेपर यूज किया जाता है और हमारे यहाँ पानी, और अगर आप जापान जाएंगे ना तो जापान में भी पानी यूज होता है। वो मैं बताऊं क्यों, क्योंकि एक तो इसके ऊपर भी मैंने स्टडी देखी थी। एक तो क्लीनिनेस हमारी अच्छी होगी डेफिनेटली, दूसरा ये है कि यहाँ क्योंकि बहुत ठंड है, टेक्नोलॉजी से पहले आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी, भाई लोग गर्म करके कैसे धोएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा चलो पेपर बना देते। एक तो पानी जमे हुए फॉर्म में रहता था, बहुत कम पानी था, तो पहले ये सब चीजें पता है किससे हुई, पत्तों से स्टार्ट हुई। तो आदिवासियों की तरह पत्तों से स्टार्ट हुई, फिर ये पेपर पे आई, क्योंकि पत्तों से ही पेपर बना है ना। तो वो उस तरीके, वो इनकी फिर कल्चरल पार्ट हो गया। बट दैट इज द बेस्ट वे टू बी क्लीन, क्योंकि आजकल मैं बताऊं इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, रोज रोज नहाते भी नहीं है लोग, है ना। वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट क्लीनिनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द बेस्ट वे। तो ये रियलाइज हो जाना चाहिए। और जो स्पेशली जो जेट्स है और ये सब है, मैंने जापान में भी सेम देखा है। तो लोगों ने कोई आई थिंक रिसर्च भी किया था कि जो घर में जो महिलाएं होती है, जो सब खाना वाना बनाने में, मतलब उनको प्लेट ऑफर किए गए कि एक है जिसको सिर्फ पेपर से ऐसे पोंछ के ऐसा दिया गया, दूसरे को पानी से वॉश करके दिया गया, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे। तो जितनी वेस्टर्न महिलाएं थी उन्होंने बोला कि हम जो पानी से वॉश किया ना, वी प्रीफर दैट। तो उससे ये पता चल गया कि क्लीनलीनेस थ्रू वाटर इज आई थिंक सुपीरियर इन दैट वेज एज कम्पेयर। और आप कुछ बता रहे थे आत्मनिर्भर ट्रस्ट के बारे में, आपने कुछ काम किया है, बहुत इनक्रेडिबल काम है, थोड़ा बताइए। इनक्रेडिबल का तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे आप मैं यहाँ यूएस आ जाते हैं या कोई और देश में आ जाते हैं, फिर भी दिल तो है हिंदुस्तानी, राइट। तो कहीं ना कहीं सोच चलते रहती है कि यार अपने देश को कैसे हम मदद कर सकते हैं जिस भी लेवल पे। क्योंकि अभी तो मैं यहाँ हूँ, किसी दिन जाऊंगा शायद वापस, वो दिन नहीं पता, लेकिन जब तक यहाँ हूँ या जिस भी मेरे पास रिसोर्स है उसका यूज करके कैसे हेल्प करूँ। तो उसके लिए मैंने अपना गलवान भी हुआ था, और मैं अपने सोल्जर्स को बहुत मानता हूँ। तो मुझे काफी दुख हुआ कि यार हमारे सोल्जर्स के साथ बहुत ये तो गलत हुआ है, गलत बात हुई है, और हम लोग इसका पलट के हम कैसे जवाब दें, क्योंकि मैं तो बंदूक पकड़ के जा नहीं सकता अभी। सो मैं कैसे अपनी बुलेट मारूं, तो मैंने बोला मैं वॉलेट वॉरियर बनूंगा।
मैं अपने वॉलेट से जवाब दूंगा। और लोगों को हम जागरूक करेंगे, जैसे जापान में किया गया था कि अपने वालों का सपोर्ट करो, दुनिया के लिए चीजें बनाओ, और जो हमारे दुश्मन है उनको इस इकोनॉमिकली ऐसे हरा दो कि उनको मतलब कोई सपोर्ट ही ना मिले कहीं से भी, क्योंकि हम इतने अच्छे हो जाए कि लोग हमारी चीजें यूज करें। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि पहले बात लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी चीज क्या है। तो महेंद्र भाई, अगर आप अलाउ करें तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं देखता हूँ आपको कितना आंसर आता है इसका। अच्छा, आप बताओ कि चिंग्स चाइनीज कौन से देश का प्रोडक्ट है? नाम से तो लग रहा है चाइनीज है, मगर अच्छा, इंडियन भी हो सकता है। जापानीज। राइट। तो आपने नहीं, आपने जो लेटर बोला दिल्ली कैपिटल फूड्स का है चिंग्स चाइनीज, तो लोग नाम में घूम जाएंगे। अच्छा, ये बताओ ताजमहल चाय जो है वो अगर आप खरीदते हो उसका पैसा किस देश को जाएगा? पता नहीं, मेरे को इसका आइडिया नहीं है किसको जाता है। उनको जानता है जो हमको 200 साल तक रूल कर रहे थे, उनकी जेबें भर रहे हैं हम आज भी। यूनाइटेड किंगडम। ओ, और नाम से है ताजमहल। हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो है हैंड इन इंडिया। तो इस तरीके से मतलब, ऐसे तो मैं लिस्ट बहुत लंबी है, आपसे मैं सवाल पूछते जाऊंगा और आपको पता चलते जाएगा, अरे वाह ये भी ऐसा है वैसा है। तो मैंने वही देखा कि यार नाम में बहुत कुछ रखा है एक्चुअली। जैसे लार्सन एंड टर्बो है, वो बताओ आप कहाँ की कंपनी? वो तो शायद इंडिया की है मेरे ख्याल से। राइट, नाम से दोनों वो लगता है कि हाँ, अरे स्वीडिश इंजीनियर्स है, केमिकल इंजीनियर या जो भी थे, वो इंजीनियर्स आए वहां से और फिर उन्होंने इंडिया में वो कंपनी बनाई। अच्छा, ये बताओ बिस्लेरी कहाँ का है? बाहर के देश का है। बिस्लेरी नाम से इटालियन लगता है, राइट? क्योंकि नाम बिस्लेरी इटालियन है। ये इटालियन ने स्टार्ट किया था इंडिया में, लेकिन इसको हमारे चौहान साहब ने खरीद लिया और ये पार्ले एग्रो का पार्ट बन चुका है 1968 से। तो ये जैसे फैक्ट्स है ना, ये कई लोगों को मालूम नहीं रहता। जब हम खरीदना चाहते हैं ना, इसमें लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, लोगों को पता नहीं रहता चीजों के बारे में। तो हमने सोचा कि लोगों को जागरूक कैसे करें। ऑल्सो कई चीजें इंडिया में होते रहती है, जैसे कई सारी स्वदेशी चीजें बन रही है, और आपने एकदम सही बात कही कि इसका कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे, आप महात्मा गांधी को मानते हो या फिर और ये सरदार पटेल को मानते हो या जिसको भी मानते हो, सभी लोग तो स्वदेशी को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो वो तब से कॉन्सेप्ट चल रहा है आत्मनिर्भर का, बहुत पहले से। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अभी आए, लेकिन अभी उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट तगड़े तरीके से किया जा रहा है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इम्पोर्ट कम करें। हम बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप चाइना को भी बॉयकॉट करने की बात करें तो रियलिस्टिकली इवन यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो मेड इन चाइना निकल ही जाता है, लेकिन उनको धीरे धीरे हम कैसे हटा सकते हैं, और वही चीज हो रही है अभी। कई सारे जो फैक्ट्रीज है वो इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं rather than, और या फिर वियतनाम या और कोई मैक्सिको, इस टाइप के देशों में चीजें मूव हो रही है, थाईलैंड। तो धीरे धीरे वो चाइना से हट जाएंगे तो मेड इन चाइना ही खत्म हो जाएगा, और फिर वहां के लोग है ना, वो गुस्सा होके वहां की गवर्नमेंट पे ही दोष डालेंगे कि भाई इन लोग की वजह से ही हो रहा है कि ये लोग यहाँ हर जगह जाके टांग अड़ाते हैं। और ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं, मैं आपको बताऊं तो चाइनीज प्रोडक्ट को रिमूव करना, बस ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। इट्स नॉट हाई टेक एरोस्पेस कंपोनेंट विच जो यूएस बनाता है, इतना मुश्किल नहीं है। इंडिया जो आईएनएस विक्रांत बना सकता है, करेक्ट, जो वंदे भारत जैसी ट्रेन बना सकता है, इतने डिफिकल्ट टेक्नोलॉजीज हैं। अगर एलसीए तेजस बना सकता है तो इतना मुश्किल नहीं है कि एक मोबाइल फोन बनाना। वैसे कंपनीज हैं माइक्रोमैक्स, कार्बन, बट उनके पास अनइक्वल एडवांटेज है। दूसरी कंपनी पैसा फेंक के अपनी मोनोपोली करके, उन कंपनी को, चाइनीज कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि बंद करना है। करेक्ट है ना? तो अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। किस तरीके से ऑपरेट होता है ये सब? तो हम लोग ने अभी जैसे शुरू में तो उस टाइम 2020 में, जैसे आपको मालूम है कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स की एक लहर से निकली थी, और उसमें कई सारे एप्स ऐसे ऐसे निकले जो आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। चाइना वालों को ये नहीं पता कि उनकी एप्स बैन हो गई है इंडिया में। तो हाँ, वो उनकी गवर्नमेंट ने छुपाया होगा। हाँ, तो उनको फिर रीजन देना पड़ेगा ना, ऐसा किया है कि दूसरी कंट्री हमारी बैन कर रही है एप्स, क्योंकि तुम्हारी कुछ ना कुछ गलती है ना, तुम साइबर वॉरफेयर करते हो दूसरे देशों में, है ना? टिकटॉक बैन कर दिया, अब यूएस अब सोच रहा है टिकटॉक बैन करने की। उनके सारे सेनेटर्स को अभी तो उन्होंने ये कहा है कि टिकटॉक यूज नहीं करना है, मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। मगर टिकटॉक के पीछे जो कंट्रोवर्सीज, और जो रोगन के पॉडकास्ट में भी बहुत सारा मैंने देखा था, जिस तरीके से
टिकटॉक दूसरे देश में अलग तरीके के कंटेंट चलाता है, अपने देश में अलग तरीके से कंटेंट चलाता है। एग्जैक्टली। यूएस जैसा देश अगर इन चीजों को रियलाइज नहीं करेगा, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने बैन कर दिया, वी डोंट केयर, हमारे पास हैं उससे भी अच्छी मतलब शेयर चैट और बहुत अच्छे खासे चल रही है। मैं आपको बताऊं तो ये करेक्ट। टक MX टकाटक और अच्छी खासी चल रही है। इनके डाउनलोड्स देखोगे तो बहुत अच्छी है, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। मीशो ऐप है तो बहुत अच्छा चल रही है सॉफ्टवेयर में। वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आई वुड से। करेक्ट। चिंगारी नाम से भी आए थे। हाँ 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 फिर मित्रो नाम से आया हाँ, था मित्रो भी SS आया में। था। हाँ, तो इंडिया में आई थिंक इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस वो है कि हमें लीडर्स चाहिए जो गाइड कर सके प्रॉपरली, और एक जज्बे की एक रहता है ना कि भाई हम करके हम भी कर सकते हैं, वो वाली चीज है ना, वो अगर भर दिया जाए तो इंडिया वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इंडिया में देख रखे हैं इतने सारे टैलेंट, और उन्हीं में से कुछ टैलेंट्स का यूज करके मेरी जो टीम है, एक पूरी टीम का गठन किया गया है। कुछ है जो पुणे में है, एक अकोला में है, कुछ है जो महसाना गुजरात में है, गुजरात में एक और टीम है जो काम कर रही है, गाजियाबाद में मेरी है जहां से आप आते हैं, और यहाँ पर मुंबई से है लेकिन यहाँ पर आयोवा यूनिवर्सिटी में है एक यहीं पर है पर्ड्यू में, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, राहुल भाई। तो हम सभी ने एक टीम बनाई, और हम सभी में कॉमन ये है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है अपने लेवल पे, और हमें क्या करना है, हमें लोगों को जागरूक करना है, अपनी चीजों के बारे में बताना है, और कहानियों के थ्रू। जैसे आज भी लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि उससे हम कुछ एसोसिएट करते हैं कि राम भगवान वापस आए थे, लक्ष्मण भगवान, ये सब वापस आए थे और फिर उनको सेलिब्रेट किया गया था। हम एक लोगों को है ना, कहानियां जो है वो दिल को छूती है। सिर्फ मैं ऐसा बोल दूं कि बॉयकॉट करना है ये वो, तो वो नहीं चलता। तो हम लोगों को हमारे देश की कंपनीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ किस कास्ट वाले ने बनाया, किस रिलीजन वाले ने बनाया, हम सभी को बराबर महत्व देते हुए हम उनके बारे में कहानियां, स्टोरीज, ब्लॉगिंग सब कुछ कर रहे हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, अभी ऐप से हमने शुरू किया, अभी हम वेबसाइट पे गए हैं, क्योंकि वेबसाइट पे थोड़ा इजी रहता है, लोगों को कुछ डाउनलोड नहीं करना और कुछ नहीं करना, बस वो जाके देख सकते हैं। वहां पर हम न्यूज डाल रहे हैं आत्मनिर्भरता से रिलेटेड, और वहां पर हम और भी चीजें जो कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ब्लॉग्स है, वो सब लिख रहे हैं। वहां से होते होते फिर हम ये ऐप पे आ रहे हैं और वेब ऐप पे आ रहे हैं, जिसपे आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि कोई देश में अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसका पैसा किस देश को जा रहा है, क्या वो इंडिया को जा रहा है कि नहीं, अगर वो किसी और कंट्री को जा रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है जो आप इंडिया को हेल्प कर सके। ये तो बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है, मैं कहूंगा। या थैंक यू। सो वही चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि लोगों को, और इससे हम एक और चीज ये कर रहे हैं ना कि कई सारे ऐसे कंपनीज होती है जो थोड़े छोटे लेवल पे काम कर रही हो, और आपने कहा ना जो बड़ी कंपनीज है वो दबा देती है छोटी कंपनीज को, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के पैसे ज्यादा हो तो कर लेते हैं। तो हम लोग लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल कैफे है पुणे में, बहुत पॉपुलर, और लोगों को मालूम नहीं उसके बारे में, तो हम हमारे इसमें हम उसको या तो फीचर करेंगे या उसके बारे में दिखाएंगे, तो लोग अपनी वेबसाइट अगर ना भी हो तो वो एक तरीके से हमारा वेबसाइट यूज कर सकते हैं अपना एक स्पेस क्रिएट आपका करने कुछ के लिए। बिजनेस मॉडल भी है कि प्रॉफिट मेकिंग कैसे करोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज सोचनी पड़ती है। करेक्ट, आपने बहुत अच्छी बात की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, ट्रस्ट है, इसलिए लेकिन आपने कहा कि हर एक कंपनी को थोड़े से पैसे चाहिए ही होते हैं, चाहे वन रीजन और दी अदर। सिर्फ वेबसाइट चलाने के लिए मुझे हजारों में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने डोनेशन मॉडल एक तरीके से रख रखा है। और अभी हमारी जो ट्रस्ट है वो 12/ATG सर्टिफाइड भी है, तो अगर कोई भी डोनेशन देगा, चाहे कोई भी अमाउंट हो, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा, तो मतलब उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और उसके अलावा हमने ये भी कर रखा है कि हमारी टीम का बहुत इंटरेस्ट है कि रतन टाटा के साथ हम कोलैबोरेट करें और टाटा को इन्वॉल्व करें। मैंने टाटा के साथ काम कर रखा है एज ए वॉलंटियर, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रखा है इसी चीज से रिलेटेड, तो वो लोग मेरे को काइंड ऑफ जानते हैं, और उनके साथ मैं ये प्रपोज करने वाला हूँ कि वो अपनी वेबसाइट पर बेचने वाला जो प्रोसेस है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बेचने वाला प्रोसेस, ई कॉमर्स वाला पार्ट है, वो टाटा देख ले, और उनकी जो लिंक्स है वो हम अपने वेब ऐप पे और ऐप पे हम दिखा पाएंगे। तो लोग है ना डायरेक्ट एक ही जगह से खरीद भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, सब कुछ एक ही जगह पे होगा। अच्छा। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी हमारा डेटाबेस है, वो लार्जेस्ट स्वदेशी डेटाबेस है। इसमें 7,000 कंपनीज की इंफॉर्मेशन और 1,30,000 प्रोडक्ट्स अभी हैं। तो ये 1.5-2 साल में हमने कलेक्ट किया है, तो डेटा इज इटसेल्फ अ बिग थिंग, आई बिलीव। बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है। हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज ग्रो हो, इसको दूर दूर तक फैलाया जाए। और थोड़ा इस चीज में बात करते हैं कि
बहुत सारी फील्ड्स में जैसे हम लोग आत्मनिर्भरता कर रहे हैं, अगर पहले आर्मी पे आए जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहां पे आत्मनिर्भरता होना, है ना। करेक्ट। जैसे अभी तो इंडियन आर्मी तो ये कहती है कि हम लोग मैक्सिमम आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। राइट। और नेवी भी अभी काफी ज्यादा आत्मनिर्भर है, बट ड्रोन ये करेक्ट। सब हैं कि जो, क्योंकि एक नेवी जब ऑपरेट करती है तो एयरफोर्स उसमें पार्ट होती है। तो वो थोड़ा है, फिर आती है एयरफोर्स। अभी हमारी एयरफोर्स को थोड़ा उधर आत्मनिर्भरता चाहिए। हाईटेक करेक्ट। कंपोनेंट्स इंडिया में बने, ऐसे नहीं है। एएमसीए पे बात चल रही है, 5th जनरेशन। सबमरीन्स पे बात चल रही है। आई थिंक अभी जर्मनी के चांसलर इंडिया आए थे तो सबमरीन पे बात चल रही है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे बात चल रही है, जो पहले तो कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, जैसे मारुति सुजुकी का कोलैबोरेशन, अशोक लेलैंड का, तो फिर बाद में हम भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में करेक्ट। बहुत जरूरी है कि हम लोग पर्टिकुलरली अच्छी तरीके से स्टेप ले। पूरा आई वुड से कि पॉलिटिकल और थिंक टैंक किसी डायरेक्शन में लगना चाहिए, किस तरीके से अच्छी तरीके से कोलैबोरेट करें और अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाए। ये नहीं कि अपने बारे में ही सोचा जाए, दूसरे के बारे में भी सोचा जाए, दूसरे को भी प्रॉफिट मिले। तो ये अच्छी चीज है, उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग अच्छी तरीके से। बस अभी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि अभी तो चलो आत्मनिर्भरता वाला चल रहा है। 1965 के दौरान भी अपनी और पाकिस्तान की एक जंग स्टार्ट होने वाली थी। तो उस टाइम पर अमेरिका फॉर वन रीजन और दी अदर पाकिस्तान के साइड में वो खेल रहे थे। तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि भाई तुम्हें हम ये वीट वगैरह हम नहीं देंगे, खाने वाने का सामान बंद, आज से खत्म। तो उस टाइम और लोग क्या सोचते थे, हम पे हमला भी इसलिए हो रहा था ना कि लाल बहादुर शास्त्री को दुबला पतला सा छोटा सा हाइट में ऐसे, मतलब इसको तो दबा देंगे, जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा है तो देश तो कैसा ही होगा। ये वो सोचते थे, ऐसी सोच। उनको क्या मालूम कि आदमी की मतलब एक बनावट होती है, अंदर की बनावट बहुत खतरनाक होती है। वो एक्चुअल में देखना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री तो ऐसे थे नहीं, एकदम कड़क आदमी। तो उन्होंने फिर बस बोल दिया कि अच्छा अमेरिका नहीं देना, कोई बात नहीं, हम अपना बना लेंगे। और फिर हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, फिर हुआ मिल्क रेवोल्यूशन। हाँ। ये सब जितने हैं ना, ये सब लाल बहादुर शास्त्री ने बस बोल दिया कि भाई मैं अपने घर पे अगर जो हेल्पर आते हैं ना, मैं उनको हटा के खुद से झाड़ू पोछा करूंगा। वो जो जज्बा, जो जोश है ना, वो वैसा चाहिए रहता है कि भाई अपने को, हम अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये कि अंदर से आना चाहिए। सही बोला आपने, बहुत अच्छा बोला कि ये सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए इस पे, इसकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर, और आपका कंट्रीब्यूशन उसमें हाईलाइट होना चाहिए, और उस डायरेक्शन में चीजें बढ़नी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होंगे कि किसी को टेक्नोलॉजी देने के लिए भाई तू हमारे आर्मी बेसिस बना दे तब देंगे तेरे को, ऐसे ऐसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड करते हैं। आपका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और सच अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।